कांग्रेस के मित्र कई बार हमको आरोप लगाते हैं कि सोयाबीन प्लांट आपके उसमें बंद हुआ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोयाबीन प्लांट कांग्रेस की सरकार में बंद हो गया था। आजकल हर आदमी महत्वाकांक्षी हो गया है। आपने देखा होगा कि हमारे पूर्व सांसद रहे, पूर्व विधायक मंत्री रहे आदरणीय सरताज जी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं दिया था। यदि वो मेरे ख्याल से अपना दल बदल का जो एक आखिरी में एक बहुत बड़ा अपने ऊपर लांछन लगा बैठे, यदि वो हो सकता थोड़ा धैर्य रखते तो आज किसी राज्य के राज्यपाल होते। ये पूरे क्षेत्र की जनता नहीं, पूरे लोग कह रहे हैं। बिल्कुल मैं जिलाध्यक्ष जी से नाराज हूँ और मैं तो कह रहा हूँ कि संगठन अपने दायित्व को सही निर्वहन नहीं कर रहा है, क्योंकि गिरजा शंकर जी ने, जिसकी आप अभी उल्लेख कर रहे हैं, गिरजा शंकर जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक 2 बार के रहे हैं विधायक। जब वो नाराज हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन वो एकदम से कोई कांग्रेस में नहीं गए। वो इस्तीफा देने के बाद 9 दिन तक अपने घर बैठे, लेकिन संगठन का कोई पदाधिकारी उनसे मिलने नहीं गया। हो सकता है यदि उनसे कोई मिलने जाता तो नाराजगी दूर हो सकती थी। और मेरा नाराजगी का कारण जिलाध्यक्ष जी से ये है कि पिछले नगरीय निकाय में, मुझे कहना नहीं चाहिए, ये पब्लिक कह रही है कि उनने लेन देन करके यहाँ टिकटों का वितरण किया। और आज हमारी नगर पालिका आपके सामने है कि जो कैंडिडेट कभी नगर पालिका में हारे नहीं, उनको घर बैठा दिया गया, और जो कैंडिडेट कभी नगर में और जनता में जिनकी छवि नहीं थी, उनको प्रत्याशी बना दिया गया। तो मुझे भी यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं विपरीत परिस्थिति में, यहाँ बीजेपी ने कभी वार्ड नंबर 3 से खाता नहीं खोला। मैंने 2003 में जब कांग्रेस की यहाँ पर दादा अजयलाल रघुवंशी मंत्री हुआ करते थे और मेरे समाज के 15 मतदाता भी नहीं है, उसके बाद मैंने उस वार्ड में खाता खोला, और एक बार नहीं 2 बार, और 2 बार नहीं तीसरी बार भी, और चौथी बार भी आज वो वार्ड भाजपा का गढ़ बन गया। लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों टिकट नहीं मिली, और यदि मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं उसमें दोषी जिला संगठन और जिला अध्यक्ष को ही मानता हूँ। कहीं ना कहीं भाजपा से आपकी नाराजगी भी सामने आ रही है, तो फिर ऐसे में अगर ऐसी नाराजगी बनी रही आपकी या अन्य नेताओं की, तो फिर इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार पड़ेगा? नहीं, तो हमारी नाराजगी पार्टी के अंदर है, हमारी पार्टी के बाहर और जनता के बीच में हमारी कोई नाराजगी नहीं है। और मुझे मीडिया में और सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम शंकर वर्मा को 14 साल बाद वापस लेकर आए, और वो यदि पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया तो वो सफल भी हुआ है। हम तो युवाओं के चाहते हैं ही, लोग गरीबों के आराध्य राजेंद्र साहब ऐसा कार्यकर्ता और जनता नारे लगाती है। मेरे वार्ड नंबर 3 का मैं पार्षद रहा हूँ, कोई भी 12 बजे रात को भी कॉल करता था, और मेरे वार्ड वालों को मेरा मोबाइल नंबर याद है मौखिक। तो वैसे तो राजनीति में अब मैं आपसे पूछता हूँ कि विधायक जी के कितने भांजे हैं, तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे। विधायक जी के 8 भांजे हैं, लेकिन यदि एक ही भांजे को भांजे का नाम आ रहा है तो इसका मतलब भांजा भी कुछ कर रहा है। सब सोशल मीडिया का जमाना है, अपने अवगुण किसी को दिखाई नहीं देते हैं। अब जैसे मैं तो सांसद को लेकर भी कटाक्ष करता हूँ कि सांसद अपनी विधानसभा नहीं जिता सकते, अपना जिला नहीं जिता सकते, लेकिन वो सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सांसद भारत में 10 सांसदों में उनकी गिनती की जा रही। तो ये बताओ आप, ये भारतीय जनता पार्टी में जनता का विश्वास है तभी तो ये हो पा रहा है। नहीं तो जो सांसद अपनी विधानसभा में हारा हो, जो सांसद अपने जिले में हारा हो, और वो सर्वाधिक मतों से जीत रहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हर्ष चंद्रायण आप सभी का स्वागत करता हूं एनबीटीवी के खास शो निष्पक्षपात विधायक दावेदारों के साथ कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र साध जी। राजेंद्र साध जी की अगर हम बात करें तो पूर्व में मंडी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनका क्या नजरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? विधानसभा 2023 तो स्पष्ट भाजपा जीत रही है। कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
में ना परिवारवाद चलता है और ना उसमें तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में आती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है और पिछले 3 चुनाव से जीत रही है। मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा विकास को लेकर एक अच्छी छवि है। लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हैं और मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही में विश्वास अपना जताते हैं। आप भाजपा के काफी वरिष्ठ नेता हैं, इस चुनाव में दावेदारी भी करने वाले हैं, तो अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, सड़कों को लेकर है, रोजगार को लेकर है और सभी मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। इसलिए हमें जनता के बीच में जाने में कोई वो नहीं है। हम बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम जनता सीधी सीधी बात कर सकते हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी के इतने विकास कार्य हुए हैं। आज की तारीख में मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस के लोगों के खाते में भी यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं के पैसे जा रहे हैं तो आज तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस भी शासन में रही मगर कोई भी योजनाओं का लाभ उन्हें आज तक नहीं मिला। और हम तो कह रहे हैं हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजना है उसमें ना कोई भेदभाव है और ना ही कोई जातिगत है, ना कोई ऐसी, इसमें सबको लाभ मिलता है। पिछले चुनाव में भाजपा ने जनता से जो वादे किए थे, कितने वादे पूरे हो पाए? भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए मैं तो कह रहा हूँ 100% पूरे हुए हैं। आप बताएं यदि आपके ध्यान में कोई वादा हो जो नहीं हो पाया हो तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ। रोजगार के क्षेत्र में भाजपा ने क्या किया सिवनी मालवा विधानसभा में? रोजगार के क्षेत्र में आप देख रहे हैं, चाहे वो गरीब ठेले वाले हो, यदि वो 10,000 का लोन लेते हैं और यदि उसको पटा देते हैं, वो बिना ब्याज का लोन है तो 20 का लेकर ही पटा देते हैं तो 40 का। इस तरह कोई भी अपना छोटा व्यापारी जो बेरोजगार अपने को समझता है वो भारतीय जनता पार्टी उसको लोन देती, चाहे वो स्टार्टअप के रूप में है, कोई भी छोटे छोटे योजनाओं में यदि पैसा लेगा तो उसका कोई ब्याज भी नहीं लगेगा और वो अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकता है। किसी प्रकार के उद्योग क्यों नहीं स्थापित किए गए सिवनी मालवा विधानसभा में? उद्योग को लेकर संशय रहता है क्योंकि आपने देखा होगा एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट जो यहाँ पर था, लेकिन कोई भी उद्योग या प्लांट को स्थापित करने से पहले उसका रॉ मटेरियल की व्यवस्था करनी होती है और कोई भी उद्योग के लिए हमारे सिवनी मालवा में रॉ मटेरियल नहीं है। जबकि सोयाबीन सिवनी मालवा पंजाब से ज़्यादा पैदा एक समय होता था और कांग्रेस के मित्र कई बार हमको आरोप लगाते हैं कि सोयाबीन प्लांट आपके उसमें बंद हुआ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोयाबीन प्लांट कांग्रेस की सरकार में बंद हो गया था और उसका कारण यही था कि सोयाबीन धीरे धीरे ख़त्म होता गया और कारण है कि प्लांट बंद हो गया। किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है, चाहे खाद बीज के लिए किसान हमेशा परेशान रहता है या फिर फसलों के जो पैसे हैं वो काफ़ी लेट आते हैं खातों में, इनका क्या कारण है? देखिए कि अभी तक तो किसानों को आज तक 2 रुपये का फायदा कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ है। जब से हमारे मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री 2014 से बने हैं, जब से किसानों को किसान सम्मान निधि जो कि कभी सोच भी नहीं सकते थे, किसानों को उनके खाते में मिल रही है और 6,000 रुपये प्रति वर्ष हमारे केंद्र सरकार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देते थे और 6,000 शायद अपने शिवराज सिंह जी दे रहे हैं। ऐसे करके 12,000 रुपये साल की किसान को सम्मान निधि मिल रही है जो कि एक बहुत अनूठी है। रहा सवाल खाद का वितरण होता है और आजकल तो सोसाइटी के माध्यम से हो रहा है और गांव-गांव खाद पहुंच रहा है। केवल 10, 20, 50 लोग या कांग्रेस के मित्रगण इस मामले को उठाकर केवल आरोप लगाना चाहते हैं और किसानों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसान ज़्यादातर खुश है और संतुष्ट है। सिवनी मालवा में किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है और यहाँ से खाद की कालाबाजारी करके दूसरे जिलों में क्यों भेजा जा रहा है?
ऐसा तो खैर सुनने में नहीं आया, लेकिन अभी आपके मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी। हो सकता है कई बार हम लोग भी खातेगांव कन्नौज से बीज लाते हैं, ऐसा कोई किसान यहाँ से ले जाना चाह रहा हो तो कोई गाड़ी पकड़ा गई हो या वो मीडिया में आई हो, उसका मैं नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ खाद प्रॉपर मिल रहा है, आप किसानों से पूछ सकते हैं। इस चुनाव में भाजपा की स्थिति कितनी मजबूत है? भाजपा की स्थिति तो बहुत मजबूत है और यही कारण है कि आज भाजपा में आपने देखा होगा कि प्रत्याशियों की लंबी कतार है और हर आदमी, हर कार्यकर्ता चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट मिले और मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि माहौल अच्छा है और पार्टी की छवि अच्छी है। तो हर कार्यकर्ता सोचता है कि मैं पार्टी के नाम पे विधायक बन जाऊंगा और यही कारण है कि बहुत सारे लोग इस टिकट की दौड़ में सम्मिलित है। फिर ऐसा क्या कारण है कि चुनाव के पहले लगातार भाजपा से नेताओं का कांग्रेस में जाने का सिलसिला लगातार जारी है? आजकल हर आदमी महत्वाकांक्षी हो गया है। आपने देखा होगा कि हमारे पूर्व सांसद रहे, पूर्व विधायक मंत्री रहे आदरणीय सरताज जी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं दिया था। यदि वो मेरे ख्याल से अपना दल बदल का जो एक आखिरी में एक बहुत बड़ा अपने ऊपर लांछन लगा बैठे, यदि वो हो सकता थोड़ा धैर्य रखते तो आज किसी राज्य के राज्यपाल होते। ये पूरी क्षेत्र की जनता नहीं, पूरे लोग कह रहे हैं। और आप भी मेरे से ज़्यादा मीडिया में आप काम करते हैं तो आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं। क्या उनका जो कदम अति महत्वाकांक्षा को लेकर उठाया गया कदम सही था क्या? वो खुद मेरे ख्याल से पछता रहे होंगे। अभी हाल ही में वरिष्ठ नेता गिरिजा शंकर शर्मा जी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो इसका कितना असर सिवनी मालवा विधानसभा पर पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब सरताज सिंह जी मंत्री रहते हुए गए थे तब भी ऐसा लगा था कि अब सिवनी मालवा सीट गई और अब ये कांग्रेस की झोली में जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि सर्वाधिक मतों से अपन लीड लेकर चुनाव जीते। जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ जा रहा, कौन कहाँ आ रहा। जनता को इस बात से फर्क पड़ता कि कौन सी पार्टी जनता के हित में काम कर रही है और कौन सी पार्टी नहीं कर रही। नेता खुद अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण इधर उधर हो रहा है, तो इस बात से जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता तो अपनी भलाई चाहती है और भलाई के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनको नेता से फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ जा रहा है। अगर भाजपा की हम बात करें तो क्या भाजपा में जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इनको भाजपा पर्याप्त सम्मान दे रही है? पर्याप्त सम्मान तो दे रही है, लेकिन हर आदमी को लगता है कि नहीं, मेरे हर काम पूरे होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अधिकांश, जैसे मैं मेरा बताऊं कि मैं 10 काम पार्टी को बताऊंगा और मेरे 8 हो भी जाएंगे, पर यदि मेरे जो 1 या 2 नहीं होंगे मैं उनको ही गिनाऊंगा। अधिकांश यही हो रहा है कि सर्वाधिक लोगों के काम हो रहे हैं। 1-2 बाई चांस किसी नियम के विरुद्ध यदि कोई काम है और वो नहीं हो पा रहा है तो उस वक्त उसी की चिल्ला चोट है। अभी कुछ समय पहले आपकी नाराजगी भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी। आपके द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई थी जिसमें आप जिलाध्यक्ष से नाराज नजर आ रहे थे और आपने लिखा था नहीं, बिल्कुल मैं जिलाध्यक्ष जी से नाराज हूँ और मैं तो कह रहा हूँ कि संगठन अपने दायित्व को सही निर्वहन नहीं कर रहा है। क्योंकि गिरिजा शंकर जी ने, जिसकी आप अभी उल्लेख कर रहे हैं, गिरिजा शंकर जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक 2 बार के रहे हैं विधायक। जब वो नाराज हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन वो एकदम से कोई कांग्रेस में नहीं गए। वो इस्तीफा देने के बाद 9 दिन तक अपने घर बैठे, लेकिन संगठन का कोई पदाधिकारी उनसे मिलने नहीं गया। हो सकता है यदि उनसे कोई मिलने जाता तो नाराजगी दूर हो सकती थी। और मेरा नाराजगी का कारण जिलाध्यक्ष जी से ये है कि पिछले नगरीय निकाय में, मुझे कहना नहीं चाहिए, ये पब्लिक कह रही है कि उनने लेन देन करके यहाँ टिकटों का वितरण किया। और आज हमारी नगर पालिका आपके सामने है कि जो कैंडिडेट कभी नगर पालिका में हारे नहीं उनको घर बैठा दिया गया, और जो कैंडिडेट कभी नगर में और जनता में जिनकी छवि नहीं थी उनको प्रत्याशी बना दिया गया। नहीं तो 15 में से 15 हमारे यहाँ वार्ड जीतती यदि वरिष्ठ नेताओं से भाजपा के सलाह लेकर यदि टिकट का वितरण होता तो निश्चित रूप से 15 के 15 वार्ड आते। जी बिल्कुल, पिछले जो नगर पालिका के चुनाव हुए उसमें जहाँ तक हमने सुना था कि वार्ड नंबर 3 से आपको टिकट मिलने का चल रहा था। फिर ऐसा क्या कारण रहा कि विधायक जी भी आपके मामा है, उसके बाद भी आपको टिकट नहीं मिल पाई? तो मुझे भी यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं विपरीत परिस्थिति में
यहाँ बीजेपी ने कभी वार्ड नंबर 3 से खाता नहीं खोला। मैंने 2003 में जब कांग्रेस की यहाँ पर दादा अजयलाल रघुवंशी मंत्री हुआ करते थे और मेरे समाज के 15 मतदाता भी नहीं है, उसके बाद मैंने उस वार्ड में खाता खोला और एक बार नहीं 2 बार, और 2 बार नहीं तीसरी बार भी, और चौथी बार भी आज वो वार्ड भाजपा का गढ़ बन गया। लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों टिकट नहीं मिली, और यदि मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं उसमें दोषी जिला संगठन और जिला अध्यक्ष को ही मानता हूँ। कहीं ना कहीं भाजपा से आपकी नाराजगी भी सामने आ रही है, तो फिर ऐसे में अगर ऐसी नाराजगी बनी रही आपकी या अन्य नेताओं की, तो फिर इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार पड़ेगा? नहीं, तो हमारी नाराजगी पार्टी के अंदर है, हमारी पार्टी के बाहर और जनता के बीच में हमारी कोई नाराजगी नहीं है। और हम जो पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर नाराजगी होती है वो दूर हो जाती है। सिवनी मालवा विधानसभा में जातिगत समीकरण किस प्रकार काम करते हैं? जातिकरण समीकरण तो अपने यहाँ काम करते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है, और मुझे मीडिया में और सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम शंकर वर्मा को 14 साल बाद वापस लेकर आए, और वो यदि पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया तो वो सफल भी हुए हैं। ये बात भी सही है लेकिन कि सरताज सिंह जैसे व्यक्ति की कोई समाज नहीं होते हुए भी वो यहाँ से चुनाव जीते हैं। इसलिए आप हर प्रत्याशी, हर व्यक्ति के साथ अलग अलग कंडीशन है। सरताज जी को हमारी समाज का समर्थन मिला था, इसलिए उनका सामाजिक बैकग्राउंड ढक गया और वो यहाँ से विजयी हुए। अगर हम माने कि इस बार के चुनाव में प्रेम शंकर वर्मा जी की जगह अगर राजेंद्र साथ जी को मौका मिलता है, तो फिर चुनाव में किस प्रकार की स्थिति रहेगी? अब ये तो मैं मेरे मुंह से कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग भी घूमते हैं, और मैं कह रहा हूँ वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय वर्मा जी। अब मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो उन्हीं को यदि पार्टी प्राथमिकता दे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज हम तो युवाओं के चहेते हैं ही, लोग गरीबों के आराध्य राजेंद्र साथ ऐसा कार्यकर्ता और जनता नारे लगाती है। मेरे वार्ड नंबर 3 का मैं पार्षद रहा हूँ, कोई भी 12 बजे रात को भी कॉल करता था, और मेरे वार्ड वालों को मेरा मोबाइल नंबर याद है मौखिक। कोई भी माता जी, बहन जी या बुजुर्ग युवा कोई भी कॉल करते थे तो हमने 12-12 बजे रात को बरसात के दिनों में उनको, हमारा कुछ एरिया बाढ़ग्रस्त भी आता है, वहाँ से निकाल के उनको 2-2 बजे तक स्कूल में 2 बजे रात को भोजन कराया है। और मैं तो एकमात्र ऐसा व्यक्ति भी हूँ जो नगर पालिका में नगर का प्रतिनिधित्व भी किया और मंडी में मंडी और ग्रामीण क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया। मैं पार्षद भी रहा हूँ और मंडी सदस्य भी रहा हूँ, एक साथ रहा हूँ। सिवनी मालवा के विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी आपके मामा हैं, तो आपकी ये जो रिश्तेदारी है इसका राजनीति में आपको किस प्रकार का फायदा मिलता है? वैसे तो राजनीति में अब मैं आपसे पूछता हूँ कि विधायक जी के कितने भांजे हैं, तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे। जी, विधायक जी के 8 भांजे हैं, लेकिन यदि एक ही भांजे को भांजे का नाम आ रहा है तो इसका मतलब भांजा भी कुछ कर रहा है। जी, क्योंकि वैसे ही यदि विधायक जी के भांजे के तौर पे मेरा नाम आता है तो फिर विधायक जी के 7 भांजे और हैं, उनका नाम तो कभी बाजार में सुना नहीं आपने। सही बात। और जैसे 7 है वैसा मैं 8वां हूँ, लेकिन मैं भी पार्टी के लिए करता हूँ, तभी तो पार्टी के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए सभी जगह मेरी उपस्थिति रहती है, मेरी सक्रियता रहती है। इसी कारण, लेकिन कुछ हमारे लोग हैं जो विधायक जी के भांजा नाम देकर जरूर मुझे काटते रहते हैं। जैसे नगर पालिका में भी यही कहा, मैंने सुनने में आया कि वर्मा जी यदि आप भांजे को टिकट दोगे तो फिर वही कांग्रेस और आप में अंतर क्या रह जाएगा। हजारीलाल रघुवंशी अपने बहू को नगर पालिका अध्यक्ष, अपने भतीजे को जनपद अध्यक्ष बनाया था, तो आज उनका परिणाम वो भुगत रहा है। लेकिन मैं इसमें पार्टी के लोगों को भी और विधायक जी को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, और पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूँ कि विधायक जी के 8 भांजे हैं, लेकिन राजेंद्र साथ ही चर्चा में क्यों रहते हैं? क्योंकि राजेंद्र साथ भी घर नहीं बैठा है, कुछ ना कुछ कर रहा है समाज के लिए, जनता के लिए, गरीब के लिए, आदिवासी के लिए, हरिजन के लिए। और मैं 100% मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है, कई लोग तो ऐसे हैं जो उनका खुद का वार्ड नहीं जीते, उनकी खुद की ग्राम पंचायत नहीं जीती, और वो नेतागिरी कर रहा है। यदि अब उनको सच बोल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
मैं तो बाढ़ भी जीतता हूँ, मैं तो मेरा गांव का मेरा पैतृक ग्राम भी सर्वाधिक मतों से जीतता। आज 650-700 की एक गांव से लीड मिलना भाजपा को कितनी बड़ी बात है। इस दादा का गांव चतरखेड़ा भाजपा जीत रही है, बताओ आप। ऐसे बहुत सारे नेता है जिनके गांव से वो नेतागिरी कांग्रेस की कर रहा है और बीजेपी जीत रही, नेतागिरी भाजपा की कर रहा है और कांग्रेस जीत रही। लेकिन सब सोशल मीडिया का जमाना है, अपने अवगुण किसी को दिखाई नहीं देते हैं। अब जैसे मैं तो सांसद को लेकर भी कटाक्ष करता हूँ कि सांसद अपनी विधानसभा नहीं जिता सकते, अपना जिला नहीं जिता सकते, लेकिन वो सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सांसद भारत में 10 सांसदों में उनकी गिनती की जा रही। तो ये बताओ आप, ये भारतीय जनता पार्टी में जनता का विश्वास है तभी तो ये हो पा रहा है। नहीं तो जो सांसद अपनी विधानसभा में हारा हो, जो सांसद अपने जिले में हारा हो और वो सर्वाधिक मतों से जीत रहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमने ऐसा सुना है कि सांसद जी और आपके बीच भी कुछ संबंध ठीक नहीं चल रहा है, कुछ दिन पहले कुछ विवाद भी हुआ था राम मंदिर में, ये बात सही है या महज अफवाह है? नहीं, सांसद कार्यशैली को लेकर हो सकता है, लेकिन हमारे वो सांसद है। मैंने खुद गांव से 650 की लीड दी, नगर पालिका मेरे वार्ड से कम 800 की लीड उनको दी। तो ऐसी कोई, हाँ, एक परिवार के लोग हैं, हमारी बातें होती रहती है। और यदि देखिए भाई साहब, मैं आपको एक बात और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है और वो अपनी बात रखता है परिवार के बीच में, और परिवार से बाहर बात रखना मैं उसको गलत मानता हूँ। लेकिन परिवार के अंदर यदि कोई बात है तो की जाना चाहिए, और यदि कोई बड़े नेता या संगठन पदाधिकारी का असंतोष है तो उसको प्रयास करके दूर करना चाहिए। तो क्या भाजपा में जब आप अपनी बात रखते हैं तो आपको सही तरीके से उस बात को सुना जाता है, आपकी बातों को? मुझे ये इस बात का अफसोस है कि अब भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री हुआ करते थे पहले, लेकिन आज की तारीख में मुझे तो नहीं लगता कि कोई कार्यकर्ता नाराज है तो उसकी परवाह भारतीय जनता पार्टी का जिला संगठन हो या प्रदेश संगठन हो, मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई संपर्क आपसे करेगा यदि नाराज हो तो। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो फिर हम ये माने कि अगर आपकी नाराजगी ऐसे ही बनी रही या आपके अलावा कोई अन्य नेता की भी नाराजगी बनी रही तो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है? नाराजगी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं कभी कभी तो संगठन यदि नहीं कर रहा है तो जनप्रति यहाँ से जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, हम तो कह रहे हैं उनको दूर करना चाहिए, क्योंकि कल में चुनाव तो उनको ही फाइट करना है। यदि कार्यकर्ताओं की नाराजगी है तो संगठन काम नहीं कर रहा है तो जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है। अभी नवल किशोर यादव जी कोई प्रवास पर यहाँ पर आए थे, मुझे ही नहीं पता, ना मुझे कोई संगठन के लोगों ने बताया कि वो प्रवास पर आए हैं, आपको मिलना चाहिए, या उनको नहीं बताया किसी ने कि कोई वरिष्ठ नेता घर बैठा है तो चलो अपन उनके घर चल के उनसे मिलते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं। इस बात का मुझे दुख है। अब इस प्रकार की अगर स्थिति चल रही है तो फिर आपको कितनी उम्मीद है कि पार्टी आपको टिकट देने पर विचार कर सकती है? अब ये पार्टी का लुकआउट है, पार्टी जीतने वाले कैंडिडेट की तरफ हमेशा उनका वो ध्यान रहता है, और मैं तो कहता हूँ कि पार्टी जीतने वाले कैंडिडेट यदि है तो ना उसकी उम्र देखती है, ना उसके अवगुण देखती है। मैं तो ये भी बता दूँ तो कोई बुराई नहीं है, उनको तो सीट निकालना है। ये प्रजातंत्र में बहुमत का ज़माना है, और जो सीट निकालता है वो उसको पार्टी उसकी तरफ ध्यान देती है। अगर भाजपा की इतनी अच्छी स्थिति है मध्य प्रदेश में तो फिर ऐसा क्या कारण है कि दूसरे प्रदेशों से विधायकों को यहाँ पर भेजा जा रहा है और दूसरे प्रदेश के विधायक यहाँ आकर काम कर रहे हैं? खैर, भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो इस बात को लेके बहुत हमेशा सजग रहता है, और ये अभी थोड़ी हो रहा, ये तो 1990 में हमारे मेघराज जी जैन यहाँ के प्रभारी थे सिवनी मालवा विधानसभा के। तो ये तो पार्टी के संगठन का काम है, और ये पहले से हो रहा है, ये आज से नहीं है। सिवनी मालवा विधानसभा में आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, तो आपने क्षेत्र को कितना समझा है? किस प्रकार का क्षेत्र है सिवनी मालवा? ये क्षेत्र वैसे भारतीय जनता पार्टी का है आज की तारीख में। कभी जब बहुत एक समय कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले 15 सालों से
और भारतीय जनता पार्टी ने जो इतने विकास और योजनाएं जन कल्याणकारी लागू की है, जब से ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो गया है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से निश्चित रूप से जीतेगी। मैं तो आपको इस बात को लेकर वचन देता हूँ या प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भाजपा में कहीं ना कहीं सिवनी मालवा में गुटबाजी बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है, जिसका असर पिछले जनपद चुनाव में भी देखने को मिला था? अब वो गुटबाजी तो वैसे नहीं है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि पिछले जो भी चुनाव हुए, चाहे जनपद हुए, मंडी हुए, जबकि बाबू सरदार सिंह जी मंत्री थे, लेकिन भाजपा के लोग आपस में लड़ रहे थे। कांग्रेस तो तीसरे पे चली गई थी और आज भी तीसरे पे है। यहाँ पर जो सिंबल से हटके चुनाव होते हैं, वहाँ पर भाजपा ही को लड़ते चुनाव। और मैंने खुद ने मंडी चुनाव में भाजपा के साथ ही अपनी लड़ाई लड़ी और मैं तो उपाध्यक्ष में भी भाजपा के साथ ही बराबर वोटों से मेरा टास हो गया था। तो और मैं तो कहता हूँ कि नगर पालिका में भी ये टिकट खत्म कर देना चाहिए और यहाँ भी जो जीता है वो भाजपा का होना चाहिए। इस बार जनता कैसा नेता चाहती है? जनता तो ऐसा नेता चाहती है जो उनके 12 बजे रात को भी फोन उठा ले, उनकी समस्याओं को सुन ले। यहाँ पर अधिकांश तक तो यही देखने में आया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि फ़ोन उठाने में बहुत कच्चा है। बुरा मत मानना, जब फ़ोन पे नहीं उठाएंगे तो समस्या कैसे कार्यकर्ताओं की दूर होगी, और समस्या जब दूर नहीं होगी तो कार्यकर्ता खुश भी नहीं होगा। और मैं तो चाहता हूँ कि हर कार्यकर्ताओं के बराबर फ़ोन अटेंड होना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए। अगर जनता राजेंद्र साथ जी पे विश्वास करती है और अगर आपको मौका मिलता है तो फिर आपके द्वारा किस प्रकार की सौगातें जनता को दी जाएंगी? मैं तो यदि मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं तो भाई साहब ये समझ लो कि आपका विधायक आपके द्वार चला जाएगा और कोई भी समस्या का आधे घंटे में निदान नहीं करूं तो मैं इस्तीफा दे सकता हूं विधायक से। मैं तो इतना बड़ा दावा कर रहा हूं। और आज मेरे बारे में आप क्षेत्र में चले जाओ ना, मेरा नाम हमेशा इसी बात को लेकर आता है कि यार वो व्यक्ति ऐसा है, उसको 2 बजे रात को फ़ोन उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी में एकमात्र नेता ऐसा है जो 2 बजे रात को कॉल रिसीव करेगा। आप खुद पता कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से। सिवनी मालवा विधानसभा की जनता काफ़ी सीधी है, लेकिन अगर जो गांव के लोग सिवनी मालवा अपना काम कराने आते हैं, चाहे थाने का काम हो चाहे तहसील का काम हो, बिना पैसों का काम नहीं होता, इसका क्या कारण है? वैसे ऐसा तो मेरे को सुनने में नहीं आया, लेकिन ये बात जरूर है कि अधिकारियों पर हमारी सरकार कहें या जनप्रतिनिधि कहें, उनका नियंत्रण कमज़ोर है थोड़ा। जो सच है उसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। गांव-गांव में अवैध शराब की बिक्री भी बढ़ती जा रही है, अवैध शराब की बिक्री पर रोक क्यों नहीं लग रहा? अब ये तो मुझे ज़्यादा जानकारी में मेरे नहीं है। अभी चौथला में ज़रूर हमारे राजस्थान वाले हमारे गुरु महाराज ने कथा की थी, तो मुझे सुनने को मिला था कि कहीं गांव में 1-2 लोग कोई कहीं आड़े तिरछे खेत खले से ये दारू का काम करते हैं। मैंने थानेदार को बोल के, टीआई को बोल के स्ट्रिक्टली वो कथा के दौरान बंद की थी, वो आज तक बंद है। आपके द्वारा भाजपा को मजबूत करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? बस कार्यकर्ताओं के कोई बहुत बड़े काम नहीं है, कार्यकर्ताओं को बहुत छोटे छोटे काम है, वो यदि हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। जैसा कि आपने अभी उल्लेख किया, कार्यकर्ताओं को खाद मिल जाए, कार्यकर्ताओं को, किसानों को बीज मिल जाए, खाद मिल जाए, कार्यकर्ताओं को कहीं 2 पहिया वाहन यदि कोई पुलिस रोक लेती है तो उनको फ़ोन पे उनका काम हो जाए, क्योंकि हर मोटरसाइकिल वाला कागज़ लेके 24 घंटे तो नहीं घूमता है। और ये कागज़ों के नाम पे या कोई अन्य चीज़ों के नाम पे कार्यकर्ताओं को परेशान प्रशासन करता है, तो वहाँ जनप्रतिनिधि को खड़ा होना चाहिए। विधायक जी को लेकर क्षेत्र की जनता की एक सोच है, खासकर किसानों की, कि हमारे विधायक जी इतने सीधे हैं कि हम बैठे रह जाते हैं और हमारा पानी हरदा जिले में चला जाता है। ये बात तो हालांकि सरासर गलत है। विधायक जी सीधे सज्जन सहज सरल है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप हरदा के लोगों से कभी इस मामले को लेकर मिलना, हरदा वाले कहते हैं पूरा पानी सिवनी में ही रोक लेते हैं, पर चूंकि वो हमारे कमल पटेल जी दबंग
मंत्री में गिने जाते हैं। इसलिए यहाँ के किसानों को जब भी पानी नहीं मिलता तो जो विरोधी लोग हैं, अरे भैया वो कमल पटेल जी पूरा पानी ले गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हरदा के किसान भी परेशान हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि उसमें ना मंत्री विधायक सरकार कुछ नहीं करती, कुछ हम किसान भाइयों की भी गलती है, क्योंकि जिसको पानी मिलता है वो परवाह ही नहीं करता, खेत में खड़े रह के पानी नहीं देता। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब नहर चलती है तो जिन नालों में कभी पानी नहीं रहता है वो नाले फुल क्यों चलते हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र सिवनी मालवा के सभी किसानों से पूछना चाहता हूँ कि भाइयों, अपने को यदि पानी मिल रहा है, मैं किसानों से अपील करना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों में आज सिवनी मालवा पंजाब होके लगा है, आपको 3-3 फसल मिल रही है। हर परिवार, हर घर में गेहूं और मूंग ऐसे भरे पड़े हैं जो कभी देखने को नहीं मिलते थे। हमारे पूर्वजों ने झेंझरू की रोटी खा के अपना जीवन यापन किया। तो किसान भाइयों से मेरे खास तौर से आपके माध्यम से अपील है कि पानी का अपव्यय नहीं करें। 3-3 फसल अपन ले रहे हैं और अपने नीचे जो टेल पे, मैं खुद टेल पे आता हूँ, हमको कई बार पानी नहीं मिलता है, तो मैं जो ऊपर किसान है उनसे निवेदन करता हूँ कि अपना जैसे ही पानी हो और उसको वापस नहर में, क्योंकि कई बार नालों में बहता रहता है, तो अपने खेत का पानी बंद करके उसको नहर में ही वापस पहुँचाएं ताकि आगे किसानों को मिल सके। कांग्रेस की स्थिति कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस की स्थिति तो अब ऐसा है कि जो डूबता व्यक्ति पानी में हाथ पैर मारता है वैसे ही मार रही है। कमलनाथ के द्वारा तमाम प्रकार के वादे किए जा रहे हैं। वो तो उन्होंने पहले भी किए थे 2 लाख के वादे, लेकिन वो कहाँ पूरा कर पाए। और राहुल जी ने कितना झूठ बोला, गिनती के 1, 2, 3, 4, 10 तक गिनेंगे और कर्जा माफ। तो 10 तो छोड़ो, 10 महीने नहीं हुए और किसान परेशान रहे और किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, उन्होंने खुद ने भी ये माना है कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है, यहाँ तक कि उनका खुद का भी कर्जा माफ हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि कोई उनकी भेदभावपूर्ण नीति नहीं रहती। उनका कर्जा यदि माफ होगा तो वो कांग्रेसियों का भी होगा और भाजपाइयों का भी होगा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जातिगत योजना बनाती है भारतीय जनता पार्टी, ना किसी के साथ भेदभाव करती है, सबको समान दृष्टि से समान योजना बनती है। भाजपा के द्वारा क्षेत्र में ऐसे कौन से काम किए गए हैं जिनका फायदा आने वाले चुनाव में मिलेगा? बहुत सारे काम हैं। आज धर्मकुंडी का रेलवे गेट पे लोग घंटों खड़े रहते थे। कई बार लोग होशंगाबाद में अपनी पेशियों पे या कहीं भी जाते थे तो वो घंटों नाके पे टाइम वेस्ट होता था। अब बन गया आंवली घाट का बहुत बड़ा ब्रिज बन गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आंवली घाट ब्रिज बनने से हम उधर राजस्थान तक, धार, राजगढ़, गुना, भोपाल, इंदौर कहीं भी जा सकते हैं और ये इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ मिलेगा। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सीएम राइज स्कूल बन गया, अस्पताल बन गई, जो कोरोना में नंबर 1 अपना सिवनी मालवा अस्पताल रहा, पूरे जिसको पुरस्कार मिला है। सिवनी मालवा के अगर हम ब्रिज की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के द्वारा ब्रिज तो बना दिया गया है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि ब्रिज पर लाइट चालू नहीं हो पा रही है? वो लाइट के संबंध में शायद वो, क्योंकि लाइट जब जलती है तो उसका बिल भी देना पड़ता है और वो उसमें अभी वो ब्रिज को लेकर ये असंतोष है कि ये ग्रामीण क्षेत्र में है कि नगर में है, और वो उसको हमारे जनप्रतिनिधियों को कलेक्टर से चर्चा करके या तो उसको ग्रामीण क्षेत्र में रखें या नगर में जुड़वाएं, ताकि जब तक बिल नहीं भराएंगे वो लाइट कैसे जलेगी। और ये दूर करना चाहिए। ये छोटी छोटी घटनाएं तो बड़े बड़े मतलब स्तर पर चर्चा करने का विषय बन जाती है, जबकि 2 मिनट का काम है। हमारे सांसद जी, विधायक जी और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष को 2 मिनट में निर्णय लेना चाहिए, जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बना रहा है। तो क्या कारण है जो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं आपकी पार्टी के लोग? अब ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। अगर आपको मौका मिलता है तो फिर मेरे को यदि मौका मिलता तो मैं इस टाइप की क्या इनसे बड़ी बड़ी समस्या का निराकरण करने में देर ही नहीं लगाऊंगा, और जब कोई समस्या का निराकरण देरी से होता है तो वो चर्चा का विषय बन जाता है। धार्मिक समीकरण कैसे देखते हैं? धार्मिक, हम तो सब भारतीय जनता पार्टी वाले धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है। आप देख रहे होंगे
इससे बड़ा धार्मिक का क्या उदाहरण हो सकता है कि हमारे जिन्होंने राम मंदिर की पूरी लड़ाई लड़ी, रितंबरा जी हमारे दिलों में बस रही है, मेरी गुरु है। अभी आजकल आपने देखा होगा लोग पता नहीं किस किस को अपना फिल्मी एक्टरों को अपना वो बनाते हैं, पर हम तो भगवान और साधु संतों का ही सम्मान करते हैं। जब आप इतना बढ़िया धर्म से जुड़े हुए हैं, आपकी पार्टी हमेशा चुनाव के वक्त हिंदुत्व की बात करती है, तो फिर सिवनी मालबाग में जो गौ माता है वो इतना कष्ट में क्यों है? गौ माता की समस्या क्यों नहीं दूर की जा हाँ, रही गौ है? माता की समस्या बहुत विकराल है और गौ माता की समस्या को सरकार को बहुत जल्दी निराकरण करना चाहिए। हालांकि कदम उठ रहे हैं, गौशाला भी बन रही है और अभी जगह लेने के लिए भी कार्रवाई चल रही है। अब जैसा कि मैंने पानी को लेकर बताया ना, ऐसी समस्या गौ को लेकर भी है। जो किसान कैसे अपनी गौ माता को, जिसमें इतने देवताओं का वास रहता है, किसान कैसे सड़क पर छोड़ देता, मुझे समझ में नहीं आ रही। या फिर सरकार को प्रति गौ माता के हिसाब से कुछ व्यवस्था करना चाहिए ताकि किसान क्या है कि जो गौ माता दूध दे रही है, जो गौ माता हष्ट पुष्ट है, केवल उनको ही रखना पसंद करता है। और बाकी ये बहुत, लेकिन धर्म और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत गलत है। और जो ऐसा कर रहा है, चाहे वो किसान हो सरकार हो, उसको भगवान बख्शेंगे नहीं। लाडली बहना योजना का कितना लाभ मिलेगा इस बार के चुनाव में? लाडली बहना का योजना का तो इतना लाभ है कि आपने 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी आए थे, तो आपने देखा होगा कि हर गांव से जितनी महिला आई थी, मैं कह रहा हूँ कि पुरुष तो थे ही नहीं। और जो वहाँ के सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने जो वाहन उपलब्ध कराए थे, उनमें पुरुषों को जगह ही नहीं मिली, पूरी महिलाओं से बस भर गई। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन कमलनाथ का कहना है कि अगर उनको मौका मिलता है तो उनके द्वारा 1500 रुपये महीना दिया जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि कमलनाथ जी के वादे पे कोई भरोसा भी तो करना चाहिए। जब 10 तक गिनती में उनने कर्जे माफ की बोली थी, वो नहीं हुआ। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी 1000 रुपये पर ही नहीं, वो प्रत्येक लाडली बहनों को कम से कम 6,000 या 12,000 15,000 रुपये भी कर सकते हैं। उन्होंने ये लाडली बहना को 1,000 तक ही सीमित नहीं रखा है, इसको प्रति वर्ष बढ़ाते जाएंगे। क्या महिलाओं को 1000 रुपये फ्री में देना सही है? अगर इसके अलावा बात की जाए तो महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे कि 1000 की जगह 10,000 20,000 तक महिला महीना का कमा सकती हैं। देखिए कि महिलाएं जो घरेलू हैं, वो कोई भी रोजगार से बहुत कम जुड़ना चाहती हैं। वैसे बहुत सारी बहनें तो आजकल जुड़ गई हैं, तो चाहे वो अपने जो NGO के माध्यम से और अपने महिला बाल विकास के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत सारी बहनों को तो हमारी सरकार ने 50% आरक्षण देकर महिलाओं को घर से निकाला है। और जब घर से महिलाएं निकलेंगी तो निश्चित रूप से वो अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरी तरफ भी उनका ध्यान जाएगा, चाहे वो रोजगार हो, चाहे व्यवसाय हो, सभी तरफ महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अगर हम बात करें तो चुनाव को सफलतापूर्वक पूर्ण कराने में कर्मचारी वर्ग का एक बड़ा हाथ होता है, और कर्मचारी वर्ग कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज दिख रहा है पुरानी पेंशन योजना को लेकर। और कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर उनको मौका मिलता है तो पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। मैंने तो अभी बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, कई कर्मचारी यूनियन भारतीय जनता पार्टी नेताओं को बुला कर सम्मान कर रहे हैं। उनकी तनख्वाह जस्ट डबल हो गई। अभी अतिथि शिक्षकों का देखा आपने, अध्यापक वर्ग का देखा, इसके बाद अपने सचिवों का देखा। और मैं तो कह रहा हूँ कि सारे कर्मचारी खुश हैं। हाँ, पेंशन को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, और जो कमलनाथ जी एक जो झूठा वादा करके जो कर्मचारियों में एक खुशी की लहर है, उसको कम करना चाहते हैं, लेकिन कर्मचारियों अधिकारियों के हित में भारतीय जनता पार्टी तो पहले से कर रही है। पटवारी भी लंबे समय से हड़ताल पर है। जो जितने भी कर्मचारी अधिकारी है, उनकी जो जायज़ मांगे हैं, मैं नहीं समझता कि वो कभी हमारी सरकार उनको पूरी नहीं करेगी। लेकिन यदि कोई नाजायज़ मांग को लेके बैठ जाएगा तो फिर उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। भाई, कोई जो अपन अपने घर चलाने में भी कई बार देखते हैं कि अपनी संतान कई बार नाजायज़ मांग करती है, फसल अच्छी नहीं हुई और वो चाहती कि 15 लाख की मेरे पिताजी आज ही मेरे को गाड़ी ले दे, तो संभव नहीं है। जो चीज़ें कर सकते हैं और उसके लिए सरकार कर रही है।
ऐसा क्या कारण रहा कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में करोड़ों का कर्जा हो गया मध्य प्रदेश शासन पर? मुझे तो नहीं लगता कि करोड़ों का कर्जा हो गया, केवल ये चर्चा में जरूर सुनने को मिलता है। उसके ऑथेंटिक आंकड़े तो मुझे आज तक देखने को नहीं मिले। और लेकिन कोई भी सरकार जब जनहितकारी कल्याणकारी कोई योजनाएं लाती है तो कई बार उसको कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन जब वो योजनाएं पूरी तरह लागू हो जाती है तो निश्चित रूप से जब उस राज्य की इनकम भी बढ़ती है, और जब इनकम बढ़ती है तो यदि कोई थोड़ा बहुत कर्ज भी होगा तो वो पट जाएगा। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि सिवनी मालवा में भाजपा ने अस्पताल बहुत अच्छा बनवा दिया है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि अस्पताल तो अच्छा है लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, सुविधाओं की कमी है? मेरे ख्याल से तो पिछले जो समय में डॉक्टर थे उससे तो 4 गुना अधिक है। अब पहले तो एक डॉक्टर ही पूरी अस्पताल संभाला करता था, आज तो गांव-गांव में भी सीएचओ नियुक्त हो गए। यानी जो एक बड़ी बड़ी अस्पतालों में हुआ करते थे वो गांव के स्वास्थ्य केंद्रों पे सरकार ने एक एक सीएचओ नियुक्त कर दिया। बहुत सारी बहनें मुझे अभी मिली थी तो मुझे ही नहीं पता था कि सीएचओ भी कोई पद हो गया है, और ग्रामीण क्षेत्र में उनकी देखरेख में 2-2 3-3 गांव में स्वास्थ्य का काम चल रहा है। लेकिन सिवनी मालवा अस्पताल में डॉक्टरों की कमी तो है। जो डॉक्टर यहाँ पर है मजबूरी में कई बार उनको 24 घंटे ड्यूटी करना पड़ रहा है। नहीं, मैं इस बात को तो नहीं, मैं कम से कम 4 से 8 डॉक्टर तो मेरी नज़र में है। कैसे कमी होगी? इतने 10 मेरे ख्याल ज़्यादा डॉक्टरों को पोस्ट भी नहीं होगी यहाँ पर। और हमने एक सुविधा और करी है, यदि बाई चांस कोई इस टाइप का रोग है और उसका यहाँ डॉक्टर नहीं है तो हमारे 2-2 एम्बुलेंस खड़ी है ताकि जनता को तकलीफ नहीं हो, 15 मिनट के अंदर होशंगाबाद पहुँच के उसका इलाज किया जाता है। अगर किन्हीं कारणों से आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप फिर भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा तो हमारा कभी, मैं तो 2003 से विधानसभा चुनाव के फॉर्म भर रहा हूँ, लेकिन मैं फॉर्म भरना और प्रतियोगिता में बने रहना कोई गलत नहीं है। यदि आप कंपटीशन में भाग नहीं लोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो राधाबाई अभी बनी है, जब कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी के 15 में से 10 सदस्य थे और 5 कांग्रेस थे, लेकिन उसने फॉर्म भरा और जीती। और यदि वो ये सोच लेती कि मेरे सदस्य नहीं है, मैं तो फॉर्म ही नहीं भरूं, तो वो आज जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष बन पाती क्या? और अच्छा हुआ अब मेरे को ये बात याद आ गई, इसमें भी हमारे जिला संगठन अध्यक्ष की गलती है कि अपने ज़्यादा मेंबर होते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस की कैसे बन गई। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए था। और पार्टी भी कैसी है कि इतना बड़ा जिला स्तर पर इतना बड़ा एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। तो ये मान लें कि भाजपा कांग्रेस का समर्थन कर रही है? नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा, लेकिन ये भी कहना जरूरी है कि भाजपा समर्थित 10 जिला पंचायत सदस्य होते हुए 5 वाला कैसे जीत गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अब ये आप आपकी पार्टी से पूछिए, हम क्या बताएं? नहीं तो मैं आपके माध्यम से मेरी पार्टी से पूछना चाहता हूँ। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपके अलावा किसी और को टिकट मिलती है तो फिर चुनाव में किस प्रकार की भूमिका निभाएंगे? उसको भारी बहुमतों से जिताएंगे। अगर सिवनी मालवा में देखें तो दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है भाजपा से, तो आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जो पार्टी आपको टिकट देने पर विचार करे? अब जैसे सभी कार्यकर्ताओं जैसा मैं भी पिछले 1984 से भारतीय जनता पार्टी में सेवा कर रहा हूँ और मेरी तो पूरी युवा अवस्था भारतीय जनता पार्टी में चली गई है। और मुझ पे तो कांग्रेस के टाइम पर बहुत सारे मुकदमे बनाकर मुझे तोड़ने की कोशिश की गई। मेरी पत्नी सर्विस में थी, जिनको दूर दूर ट्रांसफ़र करके ताकि वहाँ नाव से जाना पड़ता था। मैंने तो इतना नुकसान उठाया कि भारतीय जनता पार्टी कभी दे नहीं सकती मुझे। मैंने आर्थिक रूप से नुकसान उठाया। आज 19 मुकदमों में पेशी पर जा के और बरी होना कितनी बड़ी बात है। पत्नी को आज तनख्वाह, उसकी सीनियरिटी, इंक्रीमेंट, सबका नुकसान उठाकर आज 25,000 रुपये महीने का नुकसान उठा रहे हैं हम। उसकी तनख्वाह कम हो गई। हम इतने नेताओं से बात कर रहे हैं, आप एक पहले नेता ऐसे हैं जो हमारे माध्यम से अपनी पार्टी को भी संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आप अपनी पार्टी को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे कार्यकर्ता है छोटे छोटे, उनके सभी काम बिल्कुल युद्ध स्तर पर और शीघ्र से शीघ्र निराकरण होना चाहिए। बहुत सारे ज़मीन जायदाद के छोटे छोटे मामले होते हैं जो कि
पंचायत स्तर पर ही ख़त्म हो जाना चाहिए, चाहे वो बंटवारा हो, चाहे आपसी सामंजस्य, बहुत नाम ट्रांसफ़र हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ है वो होना चाहिए। दूसरी बात, कार्यकर्ताओं में कोई नाराज़गी है वो हमारे संगठन और हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधियों को दूर करना चाहिए। यदि मेरे लायक कोई सेवा बनती तो मैं भी तत्पर हूँ, और हमारे भारतीय जनता पार्टी में जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसका काम करेंगे और वो निश्चित रूप से वो सर्वाधिक मतों से जीतेगा। आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। अब आखिरी में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो भी भाई बहन हैं वो किसी के प्रलोभन में नहीं आए, किसी के झूठे वादों में नहीं आए। अब बहुत सारे और भी दल देखने में आ रहे हैं, वो सब अपने अपने स्वार्थ में अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो जन कल्याणकारी। जो आपने सुना होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है। आज हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री केंद्र से यदि 1 रुपया पहुंचाते हैं तो पूरा सीधा 1 रुपया उनके खाते में जमा होता है। तो मैं तो सभी नागरिकों से, हमारे क्षेत्र के सभी भाई बहनों से अपील करना चाहता हूं कि भ्रमित ना हो, किसी के उसमें अफवाह में नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। और भारतीय जनता पार्टी आपकी हितैषी पार्टी है और आपके हित में बहुत सारे कार्य किए हैं और आगे करने वाली है। तो आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहें, यही मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। पार्टी किसको टिकट देगी, फिर जनता किसको मौका देगी, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और अपने कीमती वक्त में से हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हम तो मीडिया भी प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ है, और मैं तो कह रहा हूँ मीडिया भी एक जनप्रतिनिधि से ज़्यादा काम मैं समझता हूँ मीडिया करती है। मैं तो आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत छोटी छोटी समस्याएं जो जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखती है वो मीडिया दिखाती है जनप्रतिनिधियों को। मैं मीडिया का बहुत दिल से आभारी हूँ, और मैं सभी पत्रकार बंधु का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका तो मैं दिल से कर ही रहा हूँ, पर आपके माध्यम से सभी मीडिया कर्मी, मीडिया चैनल वाले सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद। तो आपने देखा, हमने भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र साठ जी से बात की। इन्होंने हमारे सारे ही सवालों का बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सटीक जवाब दिया। आगे फिर हम एक नए दावेदार के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एनबीटीवी देखते रहिए। धन्यवाद।